औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने वर्क को स्टडी करना है। वर्क डन के से रिलेटेड तीन टॉपिक्स हैं आपके पास। एक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दूसरा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और तीसरा है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोगों को बेटा सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो सिंपली वर्क डन क्या होता है उसको समझना है। उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है, पॉजिटिव वर्क डन से क्या मुराद है, नेगेटिव वर्क डन से क्या मुराद है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। आज हमारा जो लेक्चर है उसका कंटेंट मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, इसको आप देख लें। सबसे पहली चीज़ हम बेटा पढ़ेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दैट व्हाट इज़ वर्क डन। फार्मूला ऑफ वर्क डन हम डिराइव करेंगे। यूनिट्स ऑफ वर्क डन देखेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स उसके क्या हैं, सीजीएस सिस्टम के अंदर उसके क्या यूनिट्स आते हैं उनको देखना है। केसेस रिलेटेड टू वर्क डन, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, ज़ीरो वर्क डन कब होगा। फिर हम देखेंगे बेटा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि वर्क डन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे जो आगे आपके पास टेस्ट में या पेपर्स में काम आएंगे। तो बेटा हम अपना पहला जो कंटेंट नंबर है उसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला कंटेंट नंबर है बेटा वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमारा पहला कंटेंट है। वर्क डन है क्या चीज, व्हाट इज वर्क डन। हम लोग बेटा अपनी डेली लाइफ में भी एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम वर्क कहते हैं। लेट्स सपोज आपको स्कूल से, आपको कॉलेज से, आपको एकेडमी से कोई टास्क मिलता है कि ये आप लोगों ने घर जाकर करना है, तो आप घर जाकर जब उसको करते हैं तो आप उसको कहते हैं ये होमवर्क है। क्लास के अंदर बैठकर जो बच्चे काम करते हैं आप उसको कहते हैं कि हम क्लास वर्क कर रहे हैं। हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज के अंदर जो लफ्ज़ है वर्क वो और है, लेकिन फिजिक्स की रूह से अगर हम देखें तो वर्क इज़ समथिंग एल्स। फिजिक्स में वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। बड़े आसान करके आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ, बहुत आसान करके। वर्क डन के लिए 3 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करे, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट करे। पहली कंडीशन फोर्स लगनी चाहिए, दूसरी कंडीशन बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तीसरी कंडीशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम लाइन। बेटा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन मैं दोबारा बता रहा हूं। पहली, बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, दूसरी बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट करे, और तीसरी कंडीशन ये है कि डायरेक्शन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वो सेम लाइन में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पर, ये है बेटा आपके पास कोई मैस, कोई बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, किस एक्सिस पर हुई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोर्स की वजह से बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, फोर्स लग गई। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तीसरी कंडीशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में है। इसका मतलब यहां पर वर्क डन हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैस, कोई भी मैस है, ज़मीन पर रखा हुआ मैस है,
आप इसको उठाने के लिए फोर्स लगाते हैं अपवर्ड, आपने ये फोर्स लगाई अपवर्ड, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया अपवर्ड। पहली कंडीशन फोर्स लग गई, दूसरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट हो गया, तीसरी कंडीशन दोनों की सेम लाइन है, इसका मतलब यहां पर भी वर्क डन हुआ है। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। ये बेटा एक मैश है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस तरफ, और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इस तरफ। अब पहले तो बच्चे ये सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल क्या है कि फोर्स अपवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है। तो उसकी एक एग्जांपल है बेटा कि आप लोगों ने एक बकेट है पानी की भरी हुई, उस बकेट को उठाया, अब आप उस बकेट पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड है और आप आगे चलना शुरू हो गए। जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आगे की तरफ है और जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड है। कंडीशंस देखते हैं, क्या बॉडी पर फोर्स लग रही थी? बिल्कुल लग रही थी। क्या बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन पर थी? नहीं थी। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो यहां पर बेटा आपके पास कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन को डिफाइन हम कैसे करते हैं? डेफिनेशन आप लोग लिख लें, डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। When a force is applied on a body and it covers some displacement in the direction of force, work is done। दोबारा देख लें बेटा, मैंने तीनों कंडीशंस को इसके अंदर लिखा है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, पहली कंडीशन, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए, एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, दूसरी कंडीशन, वो डिस्प्लेसमेंट करे। द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तीसरी कंडीशन। तो यही तीनों कंडीशंस मिलकर बेटा किसको डिफाइन करती हैं? वर्क डन को डिफाइन करती हैं। तो ये तो हो गई आपके पास डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। अब जरा इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। आपने बड़े गौर से बेटा इस चीज़ को भी सुनना है। मैं इस कंटेंट को रिमूव करने लगा हूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है उसने एक बैग पकड़ा है और उस बैग को वो लेकर चल रहा है आगे की तरफ। टायर वाला जो बैग होता है उसको पकड़ा है और उसको लेकर वो चल रहा है आगे की तरफ। मैं उसकी डायग्राम यहां पर बनाने लगा हूं। ये है बेटा आपके पास एक स्टूडेंट और इसने एक बैग पकड़ा है और ये खुद जो मूव कर रहा है बेटा वो मूव कर रहा है इस तरफ। अगर आप फोर्स को देखें तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस बैग की वो हो रही है इस डायरेक्शन में। कंडीशंस हमने तीन पढ़ी हैं, फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की डायरेक्शन यानी कि दोनों सेम लाइन में हो तो वर्क डन होता है। पहली कंडीशन फोर्स लग रही है, दूसरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तीसरी कंडीशन क्या है? सेम लाइन में होना जरूरी है। तो क्या यहां पर आपको सेम लाइन नजर आ रही है? सेम लाइन नजर नहीं आ रही, तो डेफिनेशन के एतबार से यहां पर वर्क डन नहीं होना चाहिए। देखें जरा, मैं इसी को जरा डायग्राम बड़ी करके बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। यह है बेटा फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन को देखें बेटा। ये जो फोर्स है ये और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में नहीं है। फिर हमने ये देखना है कि क्या फोर्स का कोई कंपोनेंट तो ऐसा नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो तो हमने क्या देखना है? क्या फोर्स का कोई कंपोनेंट तो ऐसा नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो।
हमें ये बात पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के एक प्लेन के अंदर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ये आपके पास एक वेक्टर है ए, चैप्टर नंबर 2 में डिटेल के साथ पढ़ा है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे बेटा, एक कहलाएगा ए एक्स कंपोनेंट, एक कहलाएगा ए वाई कंपोनेंट, और ये आपके पास होता है एंगल ऑफ ए। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसकी इक्वल होता है और वर्टिकल कंपोनेंट किसकी इक्वल होता है, इसको भी देख लेते हैं। ये ज़रा आपके कंटेंट से हट जाएगा, लेकिन ज़रा इसको भी हम देख लेते हैं। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा किसकी इक्वल है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई, हाइपोटेन्यूज ए, हाइपोटेन्यूज के इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ए वाई किसकी इक्वल आ गया, ए साइन थीटा के। अब हम निकालते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कॉस थीटा यूज होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस किसकी इक्वल है बेटा, ए एक्स के, हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है, ए के। ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। तो आपके पास इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है वो किसके इक्वल आया है, ए एक्स के इक्वल आया है। तो वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ पर अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट फोर्स, फोर्स इज इंक्लाइंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने बनेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम कहेंगे एफ एक्स, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम बोलेंगे एफ वाई। यानी कि अब टोटल जो फोर्सेस हमने रिजॉल्व की हैं बेटा वो तीन हिस्सों में रिजॉल्व की हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे, कितनी फोर्स लग रही हैं, तीन, और बॉडी डिस्प्लेस हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मुझे ये बताएं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हो रही है बेटा एफ एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में। तो जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ वर्क डन है यहां पर वो ये फोर्स नहीं है, बल्कि इस फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट है। यहां पर जब मैं वर्क डन लिखूंगा तो मैं बताऊंगा कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए। सिर्फ एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हम बेटा यहां पर जब वर्क डन लिखेंगे तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी। अब जब हम एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, ये हमने बेटा पढ़ा है एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉज ऑफ एंगल। तो यहां पर फोर्स कंपोनेंट था तो फोर्स कॉज ऑफ एंगल इनटू डी। W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। वर्क डन का जो हमारे पास फार्मूला आया बेटा वो क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोगों ने ये चीज देखी है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में ऑपरेट हों तो उनका जो ऑपरेशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से, एक होता है डॉट प्रोडक्ट के नाम से। जो ए क्रॉस भी होता है इसको हम लिखते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, इस पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं वेक्टर्स की आपस में, जो इफेक्ट्स देखे जाते हैं दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक को क्रॉस ऑपरेशन कहते हैं, एक को डॉट ऑपरेशन कहते हैं। क्रॉस के अंदर ए बी साइन थीटा एन कैप की इक्वल होता है और डॉट के अंदर ए बी कॉज ऑफ थीटा की इक्वल होता है।
यहां पर बेटा जिस तरह ए बी कॉज ऑफ थीटा है, यहां पर एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर ए बी कॉज थीटा ए डॉट बी के इक्वल है तो एफ डी कॉज थीटा किसके इक्वल होगा? एफ डॉट डी। तो यहां से दूसरी डेफिनेशन हमें मिलती है वर्क की। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क को हमने बेटा डिफाइन कर लिया, उसके जो डेफिनेशंस हैं उनको समझ लिया। अब हम चलेंगे आगे यूनिट्स ऑफ वर्क की तरफ। यूनिट्स ऑफ वर्क। एज वी नो वर्क का फार्मूला है एफ इंटू डी या एफ डॉट डी। फोर्स जो है वो इक्वल होती है या रिप्रेजेंट की जाती है न्यूटन में एन से, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में होती है एम से। तो वर्क का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल है, जिसको आप जाउल भी कहते हैं। वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, जिसको आप जाउल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो जाउल यूनिट है स्टूडेंट्स, ये है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अगर हम इसको एक और सिस्टम में देखें जिसका नाम है सीजीएस, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर वर्क का जो यूनिट होता है वो अर्ज के इक्वल होता है। एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अर्ज के इक्वल होता है। अब कितने जाउल कितने अर्ज के इक्वल होते हैं, या 1 जाउल कितने अर्ज के इक्वल होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। हमने जाउल को यही बताया है, एफ न्यूटन आ गया और डी मीटर आ गया, तो ये 1 जाउल के इक्वल है। 1 अर्ज किसके इक्वल होता है? 1 अर्ज होता है बेटा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों ने याद रखना। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो अर्ज जो है वो 1 डाइन और 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब मैं जाउल को इन द फॉर्म ऑफ डाइन एंड इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर लिखूंगा, तो इस साइड पर आपके पास अर्ज बन जाएगा। देखते हैं किस तरह लिखा जा सकता है। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है? 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर के। 1 जाउल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अगर बेटा बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, आपके पास डाइन इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके इक्वल है? अर्ज के। 1 जाउल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। ये आपके पास 2 यूनिट्स हैं, एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है और दूसरा सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। तो यूनिट्स भी बेटा आपने देख लिए। अब हम आगे चलते हैं केसेस की तरफ, वर्क के केसेस देखेंगे। केस नंबर 1, मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम वर्क बेटा तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो आपके पास वर्क डन मैक्सिमम होगा। देखें, वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। थीटा हमने कितना पुट करना है? कॉज ऑफ 0। एज वी नो cos 0 is equal to 1, so work done will be F into D, which is maximum work. Case number 2,
मिनिमम वर्क तब होगा जब थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से मुराद फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, तब आपके पास वर्क डन मिनिमम होगा। प्रूफ कर लेते हैं। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ एंगल 90 डिग्री। As we know, cos 90 is equals to 0, so work done will be 0. ये आपके पास मैक्सिमम वर्क है, ये आपके पास मिनिमम वर्क। थर्ड केस हम देखते हैं। केस नंबर 3 is negative work। इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी, बट परेशान ना हो, मैं आपको क्लियर करूंगा। नेगेटिव वर्क तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब बाज़ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि फोर्स एक तरफ लग रही है और बॉडी दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो रही है। तो बेटा ये रेफरेंस फोर्स का चक्कर है। लेट्स सपोज आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करवाते हैं, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो इस तरफ लगा रहा हूं ये, लेकिन जो सामने से रेजिस्टेंस की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। अगर मैं रेफरेंस फोर्स ये लूं फिर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस फोर्स रेजिस्टेंस की लूं, वो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या हो गए, एंटी पैरेलल। एक और एग्जांपल, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से उठाऊंगा ऊपर, मैं फोर्स लगा रहा हूं अपवर्ड, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपवर्ड, दोनों की डायरेक्शन हो गई सेम। लेकिन अगर मैं रेफरेंस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ले लूं, वो तो है डाउनवर्ड और बॉडी की मोशन किस तरफ है, अपवर्ड। अब अगर आप एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 180 डिग्री। तो रेफरेंस फोर्स जब आप चेंज करते हैं तो आपके पास बेटा जो एंगल है वो उस हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर एंगल 180 डिग्री बन रहा हो तो वो वर्क डन क्या कहलाता है, नेगेटिव वर्क डन। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। एज वी नो दैट 180 डिग्री जो है कॉज का वो -1 के इक्वल होता है। तो यहां पर जब हम -1 पुट करेंगे तो -FD आपके पास आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव वर्क। तो ये बेटा 3 केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क कब होता है, जीरो वर्क कब होता है, और आपके पास नेगेटिव वर्क कब होता है। कंक्लूजन केसेस का हम क्या लिखेंगे, थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा 90 से कम होगा तो आपके पास पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 होगा तो आपके पास जीरो वर्क डन होगा, और अगर आपके पास थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो आपके पास नेगेटिव वर्क डन होगा। यह आपके पास है कंक्लूजन ऑफ एंगल्स बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने बेटा इसका स्टूडेंट्स पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम किस तरीके से ग्राफ से वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमने जो चीज़ पढ़नी है वो इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स देखने हैं जो आपको बड़े काम आएंगे। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।